गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जीएलसी चूरू के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर महावीर प्रसाद। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रशासनिक विधि के सोर्सेज के बारे में चर्चा करूंगा। कहने का मतलब यह है कि प्रशासनिक विधि का उद्गम कैसे हुआ, आज ये जिस रूप में है, इसके पीछे किन राष्ट्रों का योगदान है, कौन कौन सी मेजर हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स इसमें देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ें हम इसमें चर्चा करेंगे। क्योंकि किसी भी विषय का स्रोत जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उसके वर्तमान स्वरूप को समझना पॉसिबल नहीं है। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखिए, इस मुद्दे के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर समराइज रूप से ये माना जाता है कि ये विधि न्यायाधीश निर्मित है, लेकिन आज की डेट में इसे हम पूर्णतया न्यायाधीश निर्मित नहीं मान सकते। फिर चाहे वो किसी भी रूप में अधिनियमित हो, चाहे 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में इंग्लैंड में प्रशासनिक विधि से संबंधित या प्रशासकों को रेगुलेट और नियंत्रित करने के संबंध में कुछ कानून ब्रिटिश और अमेरिकन सरकारों द्वारा पारित किए गए थे, या फिर जैसे रिसेंटली अपन भारत में लोकपाल अधिनियम की चर्चा करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हालांकि ये जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली जुडिशियरी रिवॉल्यूशन का परिणाम है, और उस एक आवश्यकता को न्यायिक निर्णयों में हमने देखा, और इसी के परिणाम स्वरूप विश्व स्तर पर जो विधानमंडल है उन्होंने कानून के रूप में या अधिनियम के रूप में इस विधि को विकसित करने में अपना अहम योगदान देना शुरू कर दिया है। जैसा कि पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रशासनिक विधि 20वीं सदी में उद्भूत हुआ एक नवीनतम विषय है जो अभी अपनी इन्फेंसी स्टेज में है, और इसको तब तक डेवलपमेंट करना पड़ेगा जब तक मानव सभ्यता विकसित होती रहेगी, क्योंकि विकास के हर पड़ाव में हमें शासन और प्रशासन की नई पूर्तियों की आवश्यकता होती है। तो आज हम शुरू करते हैं आज की वीडियो में सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। जैसे मैंने कहा कि सार्थ इसे न्यायाधीश निर्मित विधि माना जाता है, लेकिन अब प्रशासनिक विधि के क्षेत्र में बहुत सारे कानून भी हमें देखने को मिले। तो ऐसे कौन से अधिनियम हैं, कौन से कानून हैं जिन्हें हम प्रशासनिक विधि के लैंडमार्क के रूप में देख सकते हैं? तो यहाँ देखिए, ये सिलसिला शुरू होता है इंग्लैंड से, और इस कड़ी में सर्वप्रथम द रूल्स पब्लिकेशन एक्ट 1893 ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया, जिसमें पब्लिकेशन संबंधी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का कार्य किया गया। दूसरा जो कानून इस कड़ी में हमारे सामने आता है द स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1946। ये कानून जो है वो 1946 में आया। तीसरी जो स्थिति अपने को देखने को मिलती है द ट्रिब्यूनल्स एंड इंक्वायरीज एक्ट 1958। इसके बाद में द क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947 और एक द पार्लियामेंट्री कमिश्नर्स एक्ट 1967। ये कुछ ऐसे कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए, जो इस बात का प्रमाण है कि इंग्लैंड 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रशासनिक विधि के क्षेत्र में अधिनियमों को पारित करने में अपनी इच्छा रखता था, या वहाँ की प्रशासनिक दक्षता या एफिशिएंसी को बढ़ा देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो एक क्रांतिकारी क्षेत्र में कदम रखा वो था प्रशासनिक विधि के क्षेत्र में कानूनों को अधिनियमित करना। ये सिलसिला इसके बाद में हमें देखने को मिलता है इन यूएसए। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इतिहास में हम जो मेजर लैंडमार्क के रूप में देखते हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट 1946 और द फेडरल क्लेम्स एक्ट 1946। कहने का मतलब ये है कि 20वीं सदी के 5वें दशक में आते आते अमेरिका ने भी अपने यहाँ प्रशासनिक विधि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या उसको उत्कृष्ट करने के लिए ऐसे कानूनों का सहारा लेना शुरू कर दिया गया था। यहाँ देखो, चाहे अपन इंग्लैंड की बात करें चाहे यूएसए की बात करें, यहाँ अपन जिन प्रशासनिक विधि से संबंधित अधिनियमों का
जिक्र कर रहे हैं केवल उनके सुपरफिशियल टाइटल्स को टच करते हुए निकलेंगे, क्योंकि इनकी इंटरनल विषय वस्तु से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ लैंडमार्क्स हैं जिन पर हमें दृष्टिपात करना है, जिससे हमें एक आभास हो सके कि ब्रिटेन और अमेरिका में अर्ली फेज में प्रशासनिक विधि को डेवलप करने के लिए वहाँ के विधानमंडल या वहाँ की संसदें जो हैं वो सतर्क हो चुकी थी। जहाँ तक भारत की बात है, इन इंडिया, तो देखो कहा जाता है कि सम जजमेंट्स प्लेड बाय मैनी कोर्ट्स बट लैक ऑफ कोडिफाइड लॉज टू डिसाइड लाइबिलिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स बट नो सिमिलरिटीज। देखो ये भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण कथन है कि कुछ निर्णय ऐसे आए जिनमें प्रशासन से संबंधित विधि को संहिताबद्ध या कोडिफाइड करने पर बल दिया गया, लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें जो देखी जाती है कि पहली बात तो कोडिफिकेशन यहाँ नाम मात्र का हुआ, और जजमेंट्स अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने जो दिए उनमें सिमिलरिटीज़ का अभाव था, और उन जजमेंट्स में कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिलता था शुरुआती जजमेंट्स में जो पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर कोई दायित्व अधिरोपित करते हो। इसलिए इनिशियल स्टेज पर या अपन ये कहें कि आज़ादी से पहले, हालांकि भारत में प्रशासनिक विधि के लैंडमार्क जो है वो उसी समय शुरू हो जाते हैं जब अंग्रेज भारत में प्रवेश करते हैं, या ब्रिटिश राज के आरंभ में ही हम प्रशासनिक विधि के लैंडमार्क अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रशासनिक विधि के मामले में इतने स्ट्रॉन्ग प्रमाण जो हमें नहीं मिलते हैं। फिर भी अगर हम देखना चाहें तो उस समय कुछ कानून जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के लिए पारित करके यहाँ लागू किए थे, जो तत्कालीन शासन और प्रशासन व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते थे। दूसरी बात जो है द अदर सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो इसमें समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक समितियों का प्रशासनिक सुधार हेतु गठन किया गया है, और उन समितियों ने अपने जो जजमेंट्स दिए हैं या यूँ कहें कि अपनी रिकमेंडेशंस या अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं, कालांतर में धीरे धीरे अनुकूलता के हिसाब से उन सुझावों को कई जजमेंट्स में, कई कानूनों में स्वीकार किया गया है, और आज वो समितियों के प्रतिवेदन या जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण विधि के स्रोत के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे इसमें भारत में अगर अपन बात करें तो अधीनस्थ विधायन व लोक उपक्रम समिति की रिपोर्ट जो है वो प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा न्यायिक विनिश्चय, जो न्यायालयों द्वारा जजमेंट्स दिए गए हैं, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसे सारतः न्यायालयों द्वारा निर्मित विधि मानते हैं, तो ये न्यायिक विनिश्चय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि जैसे अब अपन ने जो चीज़ें मोटे तौर पर देखी उनमें देखो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या भारत हो, इन राष्ट्रों में जो कानून पारित किए गए हैं या प्रशासन के सुधार हेतु जो रिकमेंडेशंस वहाँ की समितियों द्वारा दिए गए हैं, वो भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए प्रशासनिक विधि का महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। दूसरी बात ये मैंने आपको बताई कि प्रशासनिक विधि जो है वो अभी अपनी डेवलपिंग फेज में है। कहने का मतलब ये है कि अभी अपना विकास कर रही है या प्रशासनिक विधि का विकास जारी है, कंटिन्यू है। तो अभी हमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी बड़ी आवश्यकता महसूस हो रही है, या इन फ्यूचर जो चीज़ें हमारी प्रशासनिक विधि के स्रोत के रूप में पढ़ी जाएं, उनको आज हम नीड्स के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। अगर उन चीज़ों पर भी हम थोड़ा गौर करें तो शायद इसके पास्ट के स्रोत और फ्यूचर के स्रोत हमें, या वर्तमान प्रशासनिक विधि की आवश्यकता, इन सब का थोड़ा आभास होगा। तो इसमें देखिए हमें जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो है एक रूपता का। अभी तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक विधि में सुधार हेतु जो कोडिफाइड लॉज हमारे सामने आए हैं वो एक रूपता लिए हुए नहीं हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय या अलग अलग राष्ट्रों के बीच में या एक ही राष्ट्र के भीतर स्टेट वाइज जो डिसीजंस लिए जाते हैं, इन सब में बड़ा भेद, या सुप्रीम कोर्ट या विभिन्न हाई कोर्ट्स द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनमें भी काफ़ी कुछ पैराडॉक्स या मतभेद देखने को मिला है, विरोधाभास देखने को मिला है। इसलिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है प्रशासनिक विधि की विषय वस्तु में एक रूपता कायम करने की। जब तक
यूनिफॉर्मेलिटी इसमें नहीं आएगी तब तक प्रशासनिक विधि को एक अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट के रूप में डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात, निश्चितता। ये भी देखो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रशासनिक विधि का संबंध पब्लिक सेक्टर की एक्टिविटीज़ से है, और पब्लिक सेक्टर की एक्टिविटीज़ समय के साथ बदलती रहती हैं, या स्टेट और पब्लिक के बीच में जो रिलेशनशिप्स होती हैं, जो डीलिंग्स होती हैं, उनका स्वरूप वक्त के साथ बदल जाता है। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विषय वस्तु में सर्टेनिटी या निश्चितता जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर राष्ट्र की अपनी परिस्थितियां होती हैं, हर राष्ट्र की सरकार की अपनी एक अलग हैसियत होती है, वहाँ की पब्लिक की अपनी अलग डिमांड्स होती हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि हर राष्ट्र के स्वरूप पर निर्भर करता है। फिर भी अगर राष्ट्र भारत की या किसी राष्ट्र विशेष की अपन बात करें तो ये ज़रूरी है कि उसकी प्रशासनिक विधि में काफ़ी कुछ निश्चितता लाई जाए, क्योंकि जब तक निश्चितता का अभाव रहेगा तब तक हम इसे एक वेल इस्टेब्लिश्ड या स्थापित सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात यह है कि नमनीयता। तो देखो, प्रशासनिक विधि जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन का अभाव देखा जाता है। इसलिए प्रशासनिक विधि की जो नमनीयता है, हालांकि ये नमनीयता जो है देखी जाती है, उसका भी एक बड़ा नेगेटिव रूप हमारे सामने आता है। अगर कहीं फ्लेक्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में है तो वो देखी जाती है कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपने पक्ष में रूलिंग का जो है बेनिफिट लेते हैं, और पब्लिक के मामले में ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जनता के पक्ष में थोड़ा सा इसको लिबरल हमें करना चाहिए। एक प्रशासनिक प्रक्रियाओं का संहिताकरण। पब्लिक सर्वेंट जनता को अपनी सेवाएं दे रहा, उनके संबंध में कोई स्टैंडर्ड नॉर्म्स या स्टैंडर्ड प्रक्रिया संबंधी मानक निर्धारित नहीं है, और जब तक ये मानक प्रक्रिया संबंधी मानक निर्धारित नहीं होंगे तब तक लोक सेवक जो है वो अपनी विवेक की शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए खुले हैं। इसलिए हमें ये बड़ी आवश्यकता है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को हमें कोडिफाइड करना चाहिए। करने का मतलब एक कोड होना चाहिए जिसे प्रत्येक लोक सेवक अपनी सेवाएं देते समय ध्यान में रखें। अगली जो बात अपन इसमें देखना चाहेंगे वो है भारत में प्रशासनिक विधि के विकास पर कई बार विशेष टिप्पणी या नोट पूछ लेते हैं। हालांकि बड़े क्वेश्चन के एग्जाम में यहाँ से उम्मीद नहीं है, फिर भी कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो है वो हमें ध्यान में रहनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में प्रशासनिक विधि का प्रारंभ जो है वो ब्रिटिश राज के साथ ही हो गया था, या यूँ कह सकते हैं कि भारत में प्रशासनिक विधि का विकास ब्रिटिश कंपनी राज के इतिहास के साथ साथ चलता है। क्योंकि कंपनी जब यहाँ आई, पब्लिक से लेन देन बढ़ा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट और वहाँ के क्राउन सम्राट ने उन्हें कुछ ऐसी शक्तियाँ दी जो आज हमारी प्रशासनिक विधि के लिए एक बड़ा स्रोत उभर कर हमारे सामने आ रही है। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल अपन देखते हैं, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1879। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1879 ये वो कानून है जिसके तहत भारत में पहली बार बॉम्बे को एक निगम या कॉरपोरेशन के रूप में स्थापित किया गया। या जैसे फॉर एग्जांपल जनरल नॉलेज के रूप में हम ये मान सकते हैं कि भारत में प्रथम निगम कौन सा है, बॉम्बे। किस एक्ट के जरिए इसको स्थापित किया गया, तो हमारे सामने इसका उत्तर बनकर आता है बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1879। दूसरा जो इसके संबंध में हमें बड़ा लैंडमार्क भारत में जो मिलता है, उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम 1873। 1873 का ये कानून देखो, लोक सेवकों द्वारा जनता को नहर एवं जल निकास संबंधी सेवाएं देने के लिए पारित किया गया था। तीसरा जो कानून हमारे सामने आता है, अफीम अधिनियम 1878 में अफीम एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए ये कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित करके भारत में लागू किया गया। यहाँ कुल मिलाकर ऐसे अपन आपको सैकड़ों
एक्ट ऐसे मिलेंगे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए डिजाइन किए गए थे और उनका संबंध भारत की प्रशासनिक व्यवस्था से था। या बिल्कुल सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के इतिहास को अपन पढ़ें तो अधिनियमों की संख्या उतनी ही बढ़ती जाती है जितनी राज्य की एक्टिविटी या राज्य के एक्ट बढ़ते जाते हैं। राजतंत्र से आधुनिक लोक कल्याणकारी प्रशासी राज्य तक लगातार राज्य के दायित्व बढ़ते रहे हैं और राज्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य के लोक सेवकों को शक्तियां देना जरूरी है और उनको कंट्रोल करने के लिए कानून का बनना भी जरूरी है। इसलिए अपन सिंपली ये कह सकते हैं कि भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में भी अधिनियमों की संख्या वैसे वैसे बढ़ती गई जैसे जैसे स्टेट के एक्ट या कृत्य जो हैं वो बढ़ते गए। इसके अलावा अगली जो बात है कि हम यहाँ जिस सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं उसके अध्ययन की आवश्यकता हमें क्यों है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पूरे सब्जेक्ट को आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं या आपके सिलेबस में इसको लॉन्च किया गया है। या दूसरी बात, जैसे इस सब्जेक्ट को मैंने आपको बताया कि इन्फेंसी स्टेज में हम पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें इसकी आवश्यकता भी है और हमें इसको सुधारना भी है। तो यहाँ ये देखो, अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, ये कब से है, इसमें क्या है और इसमें कौन सी कमियां हैं जिन्हें हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम इसकी नीड्स के ऊपर फोकस करेंगे। आवश्यकताओं में जैसे पहली आवश्यकता मैंने यहाँ लिखी है, शक्तियों का प्रयोग विधिनुसार हो। देखो, पब्लिक सेक्टर में जिन संस्थाओं और पदाधिकारियों को जो पावर्स दिए गए हैं उनका इस्तेमाल विधिनुसार होना चाहिए, और यदि विधिनुसार नहीं होता है तो इस प्रकार पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा जो पावर्स का मिसयूज किया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए विधि हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी आवश्यकता जो बड़ी है वो है प्रशासनिक बुराइयों पर नियंत्रण हो, क्योंकि जब तक प्रशासनिक बुराइयों पर हम नियंत्रण नहीं पाएंगे तब तक प्रशासनिक एक्टिविटी या पब्लिक सर्विसेज वो प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी। और प्रशासनिक कृत्यों पर कंट्रोल तब तक नहीं हो पाएगा जब तक प्रशासन से संबंधित एक सेपरेट और बिल्कुल क्लैरिफाइड लॉ हमारे पास नहीं होगा। इसलिए दूसरी आवश्यकता ये। तीसरी आवश्यकता की अपन चर्चा करते हैं, शासन व प्रशासन में जवाबदेहिता, पारदर्शिता और कुशलता। इन तीन शब्दों पर गौर कीजिए कि ये है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और कुशलता, एफिशिएंसी। देखो, किसी भी स्टेट का या किसी भी राष्ट्र का शासन और प्रशासन उतना ही अकाउंटेबल, उतना ही ट्रांसपेरेंट और उतना ही एफिशिएंट होगा जितनी उस राष्ट्र की एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक विधि जो है वो स्ट्रांग होगी। इसलिए आज के स्टेट की ये बड़ी आवश्यकताएं हैं और इनकी पूर्ति केवल और केवल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कर सकता है। अगली जो नीड इसकी हम देख सकते हैं, जनता के साथ सार्वभौम न्याय हो। देखो, सरकारें कानून बनाती हैं, जनता के हित में बहुत सारे फैसले लेती हैं, जनता को फैसिलिटीज़ देने के लिए बहुत सारी योजनाएं और सर्विसेज को शुरू करती हैं, लेकिन इन फैसिलिटीज़ में एक स्ट्रॉन्ग कानून के अभाव में इतने लीकेज आ जाते हैं कि वास्तविक उपभोक्ता तक वो सर्विसेज पहुंच ही नहीं पाती हैं। इसलिए जनता के साथ सार्वभौम न्याय हो, ऐसा तभी हो सकता है जब एक उत्तम प्रशासनिक विधि का विकास कर लिया जाए। करने का मतलब, जैसे जस्टिस, न्याय क्या है? न्याय का मतलब है जिसका जो है वो उसे मिल जाए, ये न्याय है सर्वसाधारण शब्दों में। और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा। फिर पांचवी और आखिरी जो बात नीड्स में अपन डिस्कस कर सकते हैं वो है बदलती परिस्थितियों के अनुरूप शासन प्रशासन में संस्थागत बदलाव। देखो, समय के साथ हर सिस्टम में कुछ न कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो अपेंडिक्स बन जाते हैं। जैसे अपनी बॉडी में ही प्रीसेसिका या अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं, आज हमारे शरीर के लिए एक वेस्टेज पार्ट है। तो स्टेट के लिए, पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए, इनके लिए भी पुरानी जो विषय वस्तु है वो एक समय के बाद कभी
अपेंडिक्स बन जाती है, वेस्टेज हो जाती है, तो उनको हटाकर उनकी जगह कौन सी संस्थाओं को हम लाएं, ये सब हम तभी जान पाएंगे जब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ज्ञान है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करे, या जनता के साथ सार्वजनिक न्याय हो, प्रशासन की बुराइयों के ऊपर नियंत्रण हो, इसके अलावा शासन और प्रशासन में जवाबदेहिता, पारदर्शिता और कुशलता आए। परिस्थितियों के अनुसार हमारी जो शासन और प्रशासन से संबंधित संस्थाएं या पब्लिक सर्विसेज का जो स्वरूप है उसमें क्या बदलाव किया जाए, ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जानकारी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही हम प्रशासन और शासन के क्षेत्र में उन्नति कर पाएंगे। ये आज की क्लास का महत्वपूर्ण मुद्दा था अपना। अगली क्लास में अपन फिर इस सब्जेक्ट पर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।